हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की आगे की चीज़ों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और क्रेब्स चक्र या फिर क्रेब्स साइकिल के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक करता है हमारे पायरुविक एसिड में। इसके बाद जो पायरुविक एसिड है वो दो प्रोसेस के थ्रू वो ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, एक तो हमारा हो सकता है हमारा वायवीय श्वसन और दूसरा हो सकता है अवायवीय श्वसन, जो ये क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत आते हैं। तो जब वायवीय श्वसन होता है तो उसमें हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो पायरुविक एसिड है ना वो ब्रेक करके CO2 बनाता है, एनर्जी बनाएगा और H2O यानी जल भी बनाता है। अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है वो टूट करके एथिल अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में बन जाता है। ठीक है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने गैसों का संगठन देखा था कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के थ्रू जो गैसेस आती हैं उनका क्या परसेंटेज होता है, कितनी परसेंटेज में वो हमारी बॉडी में आती हैं और कितने परसेंटेज में हमारी बॉडी से बाहर होती हैं। ठीक है, और कितने परसेंटेज में जो हमारे वायु कोष्ठक होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो लंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें कितने परसेंट जो गैसेज है वो रहती हैं। ठीक है, वो उपस्थित रहती हैं या फिर वो उसमें भर जाती हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन की क्रिया के बारे में। तो ये हमारे आ जाती हैं आंतरिक श्वसन में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय और अवायवीय श्वसन क्रिया में अंतर क्या होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि वायवीय श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन, पहले तो हम लोग डाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वायवीय श्वसन के बारे में। यहाँ हम देख लेंगे वायवीय या फिर ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेंगे अवायवीय या फिर अनऑक्सी श्वसन। तो वायवीय श्वसन में पहली चीज तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें क्या करवाना है, जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित होगी, ऑक्सीजन उपस्थित, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी क्रिया होती है, जो भी पायरुविक एसिड है उसे ब्रेक किया जाता है, जो पायरुविक एसिड होता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में हमारा जो अवायवीय श्वसन क्रिया होती है वो हमारे साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य में होती है। तो ये तो कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होगी ये चीज। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे होती है, ये हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी पायरुविक एसिड का नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर अब अगर ऊर्जा की बात करें, ठीक है, ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो इसमें देखो हमारी बनती है 38 ATP, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 673 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी जो है, इतनी एटीपी के जो अणु हैं वो हमें प्राप्त होते हैं वायवीय श्वसन, या फिर हम बोल सकते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू, ठीक है। यानी कि 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 673 किलो कैलोरी जो है हमें मिलती है किसके थ्रू, हमें किसके थ्रू, वायवीय श्वसन क्रिया या फिर जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो ऊर्जा कितनी बनती है यहाँ पर 38 ATP। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो क्योंकि 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते, 4 ATP बनती है, ठीक है, जिसमें से 2 जो है उसका यूज किया जाता है, जो प्रोसेस पूरी होती है, जो भी क्रिया होती है उसमें, ठीक है, उसमें वो खर्च हो जाती है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप से हमें 2 ATP मिलती हैं, 2 ATP शुद्ध रूप से हमें मिलती है, जिसे हम बोल सकते हैं 27 किलो कैलोरी यहाँ पर हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पर 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, जबकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो वायवीय श्वसन होता है हमारी बॉडी में तो होता ही है, जो वेल डेवलप होते हैं, यानी कि ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हमारे अंदर वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जैसे हमारे मसल्स में बात करें तो मसल्स में या फिर मसल सेल्स में क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा बैक्टीरिया में, यानी कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनमें हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर, उसी में ही श्वसन क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये हमारे मसल सेल्स में, ठीक है, और बैक्टीरिया में और यीस्ट में, ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेशन जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो कंप्लीट होता है, ठीक है। होता हमारे अंदर भी है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स की बात की है तो हमारे अंदर मसल सेल्स जो होते हैं ना, उनमें हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होती है ना, आरबीसी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है, इसका कारण है, याद कीजिए, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाती है आरबीसी के पास। आरबीसी का हीमोग्लोबिन उस जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना, उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। अगर आरबीसी में हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो खुद एक सेल है, तो उस ऑक्सीजन का यूज कौन कर लेगा ऑक्सीडेशन के लिए, आरबीसी कर लेगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्रिया होती है, ना कि वायवीय श्वसन क्रिया। वायवीय श्वसन अगर होगा तो ऑक्सीजन जो है उसका यूज कौन कर लेगा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका कर लेगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर हमारा अवायवीय श्वसन हो रहा है तो इसका मतलब अगर वायवीय श्वसन होता तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी था। अगर आरबीसी में अवायवीय श्वसन क्रिया है, इसका मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, ठीक है। तो इसमें आरबीसी में क्या होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, ठीक है, अनुपस्थित होती है। तो आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल होती है ना, उनमें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमारा वायवीय श्वसन ना कर पाए। अगर वो वायवीय श्वसन करने लगेगा तो ऑक्सीजन का यूज कौन कर लेगा, आरबीसी कर लेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है ना, वही यूज कर लेंगे उस ऑक्सीजन का, तो वो किसी भी सेल के पास पहुंचाएंगी नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन का यूज किसको करना पड़ेगा, फिर आरबीसी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर अवायवीय श्वसन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगी तो उसके पास कोई चांस ही नहीं है ना। तो वो उसका जो कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा, वही क्या करवाएगा, रेस्पिरेशन करवाएगा, ठीक है ना। समझ में आई इतनी बात। यहाँ पर हम लोगों ने ऊर्जा की बात कर ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट, उत्पाद क्या बन रहे थे। उत्पाद यहाँ पर तो बन रहा था हमारा जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जा रहा था CO2 में, ठीक है, और H2 में। ऊर्जा तो प्लस बन ही रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जल बनता है, H2O बनता है, ठीक है, प्लस क्या बनता है, CO2, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने बताया था कि अल्कोहल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड, और CO2 तो हमारी बनेगी, ठीक है, CO2 तो बनती ही है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनती है, अल्कोहल, ठीक है, प्लस CO2 बनती है।
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और लैक्टिक एसिड भी बनती है, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह, तो उनमें हमारा एल्कोहल, एथिल अल्कोहल ही बनता है, ठीक है। और हम मसल सेल्स की बात करें तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है। समझ में आई बात? इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो इन दोनों में क्रिया होती कैसी है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? क्रिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी रासायनिक क्रिया होगी वो किस पे होती है? हमारे ग्लूकोज पे होती है ना। तो यहां पर लिख लो वायवीय श्वसन के बारे में, और यहां पर मैं बता दूंगी अवायवीय श्वसन के बारे में। अवायवीय या फिर अनॉक्सी श्वसन क्रिया को यहां पर समझा दूंगी, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। तो क्रिया कैसे होती है यहाँ पर देख लो। यहाँ हमारे वायवीय या फिर ऑक्सी जो श्वसन होता है, इनमें होती कैसे, क्रिया कैसे होती है? तो देखो क्रिया होती किस पे है? हमारी ग्लूकोज पे होती है ना, ग्लूकोज पे ही तो रासायनिक क्रिया होगी। तो यहाँ पर ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। इसके साथ क्या मिलती है? O2 मिलती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सी श्वसन होगा, यानी कि ऑक्सी रेस्पिरेशन होगा, यानी कि इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट क्या बनेंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे? यहाँ पर बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा मुक्त हो जाता है, ठीक है, प्लस H2 बनता है, प्लस हमारी 38 ATP यानी कि ऊर्जा बनती है, ऊर्जा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 673 किलो कैलोरी, ठीक है। अब यहाँ पर इसे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, बैलेंस करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर कार्बन के देखो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर तो हमारा सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर 6 कर दो, ठीक है, कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर 6 कर दो, 2 6 12 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन बता, यहाँ ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 2 6 12 और यहाँ पर 6 18 मॉलिक्यूल्स यहाँ हमारे एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं, किसके? ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर भी हमारे क्या कर देंगे? 6 कर देंगे, तो 2 6 12 और हमारे 6 यानी कि 18 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ 18 ही हमारे यहाँ पर हैं। तो ये बस बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज होता है, ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है हमारा क्या है? ऑक्सी रेस्पिरेशन अगर इसमें होगा, यानी कि हमारा ऑक्सी श्वसन होगा, या फिर वायवीय श्वसन क्रिया होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि हमारा मुक्त हो जाएगा। H2O बनेगी, ठीक है, H2 यानी कि जल बनेगा, ठीक है, जल बनेगा, और हमारे ATP यानी ऊर्जा बनेगी, या फिर हम इसको 38 ATP यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अणु बनते हैं, या फिर हम 673 किलो कैलोरी यहाँ पर बोल सकते हैं। अब इसमें देख लो, इसमें भी क्या होगा? जो भी क्रिया होगी वो हमारी किस पे होगी? ग्लूकोज पर ही होती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6, इस पर जब क्रिया होती है, यानी कि हमारा क्या होता है? यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज होगा ना, इस पर अनॉक्सी रेस्पिरेशन होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है? यहाँ पर हमारा बनता है, जैसे मैंने बताया, एथिल अल्कोहल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है? हमारा एथिल अल्कोहल बनता है, यानी कि C2H5 और OH, प्लस हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, और प्लस हमारी जो ऊर्जा बनती है, यानी कि 2 ATP बनती है, ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि 27 किलो कैलोरी, ठीक है ना। यही तो हमने देखा था। तो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है ना, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। कार्बन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 6 है क्या? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे कार्बन की। यहाँ पर 2 कर दो, तो 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, और यहाँ पर भी 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हुए? 2 2 4 हो जाएंगे, और 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन की यहाँ पर हो गए, ठीक है, यहाँ पर भी थी। हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हैं क्या? यहाँ पर देखो 2 5 10, और ये 2 भी हमारे रहेंगे ना, तो यहाँ पर 2 5 10 और 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं क्या? ये 2 ये रहे, 2 2 4, और ये हमारा 2 इसके आगे भी लगा हुआ है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 ये तो 6 हो जाएंगे टोटल। तो ये हमारी पूरी तरीके से क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर ऊर्जा कितनी बनती है? 2 ATPs बनती है, शुद्ध रूप से अगर देखें तो, ठीक है ना। वैसे तो बनती है 4, तो वैसे तो 4 बनती है, लेकिन 2 का यूज हो जाता है, प्रोसेस में खर्च हो जाती है वो, ठीक है। तो हमें शुद्ध रूप से 2 ATP यहाँ पर प्राप्त होती हैं।
समझ में आया? इसको नोट करो, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। को अब हम लोग को पढ़ना है विभिन्न जीवों में मुख्य श्वसन अंग, ठीक है, श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि किसमें किस टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हर किसी में, यानी कि हम लोग अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स यानी कि जो सांप वगैरह होते हैं, छिपकली वगैरह, ठीक है, जो हमारे रूडेंट्स होते हैं, और जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह, अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो इन सभी में अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य की मुख्य श्वसन अंग क्या है हमारे? फेफड़े। फेफड़े क्यों? क्योंकि हम अपने जो लंग्स होते हैं ना, उसी में हमारा एल्वलाई होता है, तो उसी में सारी स्ट्रक्चर होती है ना हमारी, तो हमारा मुख्य जो श्वसनांग है वो क्या है? फेफड़े हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम सरीसृप की बात करें, अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप की बात करें, देखो सरीसृप में अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि सांप आ गया, जैसे कि सांप, ठीक है, और छिपकली, जो रेंगने वाले जीव होते हैं ना, उनमें अगर हम देखें अपनी स्किन यानी कि त्वचा के द्वारा, ठीक है, और फेफड़े जो होते हैं उनमें फेफड़ों के द्वारा, ठीक है, फेफड़ों द्वारा, ठीक है ना। प्रमुख ये क्या है हमारा, उनका प्रमुख ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी कि श्वसनांग है। पक्षियों की अगर हम बात करें, बर्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, पक्षियों में अगर हम देखें तो पक्षियों में भी प्रमुख जो श्वसनांग है वो क्या है? श्वसनांग है हमारा क्या? फेफड़े यानी कि लंग्स, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक की 3 स्टेजेस होती हैं, है ना। हम जानते हैं कि मेढक, अगर नहीं जानते हो तो मेढक यानी कि जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग जो है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है टेडपोल, एक होता है हाइबरनेशन, ठीक है, और एक होता है एडल्ट, ठीक है। तो टेडपोल में किस तरह से होता है रेस्पिरेशन? तो टेडपोल में होता है गिल्स के थ्रू, गिल्स यानी कि गलफड़े इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, गलफड़ों द्वारा। हाइबरनेशन में होता है, इसमें होता है स्किन के थ्रू यानी कि त्वचा के द्वारा, और जो, ठीक है, जो एडल्ट फ्रॉग होता है तो उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है किसके थ्रू? वो होता है हमारा फेफड़ों के द्वारा, फेफड़े, ठीक है। ये प्रमुख क्या होते हैं? श्वसन अंग होते हैं, ठीक है, जो लंग्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें किसकी? अगर हम अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म, ठीक है, यानी कि केंचुए की बात करें, केंचुआ बहुत ज़्यादा स्किन उसकी कैसी रहती है? बहुत ज़्यादा नमी वाली रहती है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, नमी वाली रहती है, इसीलिए उसकी जो स्किन है ना वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, तो ये वो अपने स्किन के द्वारा यानी त्वचा के द्वारा क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। तो इसकी स्किन के थ्रू ही जो हमारा अर्थवर्म यानी कि जो केंचुआ होता है ना वो क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। एक और देख लो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें यानी कि जो कीट होते हैं, कीट वगैरह, ठीक है, इंसेक्ट्स में अगर देखें कीड़े मकोड़ों में तो उनमें होता है प्रमुख जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया या फिर श्वसन नली, श्वसन नली। तो ये कुछ प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, कुछ प्रमुख ऑर्गेनिजम्स में कुछ इंपॉर्टेंट है ये, जैसे हम ह्यूमंस में या फिर हम जंतु में बात करें, एनिमल्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनमें फेफड़ों द्वारा, यहाँ पे मनुष्य नहीं, यहाँ पर एनिमल ही कर लो, ठीक है ना, एनिमल्स यानी कि जंतुओं में,
ठीक है, उनमें हमारा फेफड़ों द्वारा होता है। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो रेंगने वाले जीव होते हैं ना, हमारा स्किन द्वारा ही होता है। ठीक है, बर्ड्स पक्षियों में फेफड़ों द्वारा। मेढक में भी 3 स्टेजेस होती है, टेडपोल, हाइबरनेशन और एडल्ट। टेडपोल में क्या होता है, गिल्स के थ्रू, गलफड़ों के द्वारा। और देखो हाँ, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मछलियां होती है ना उनमें भी गलफड़ों द्वारा ही होता है। ठीक है, जो मछलियां होती है, जो फिशेज होती है ना, फिशेज यानी कि जो मछलियां होती है ना, मछलियां, उनमें हमारा गिल्स के थ्रू ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। गिल्स यानी कि गलफड़ों द्वारा। ठीक दिख रहा है ना, हाँ, गलफड़ों द्वारा ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। मैं इतनी सारी चीजें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम लोग अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि अब बस हमारा वही टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, रेस्पिरेशन में बस आपका इतना ही है और इतना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।